तो दोस्तों इंडियन नेवी की तरफ से 26 कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के लिए फ्रेंच कंपनी डैसॉल एविएशन अपने राफेल एम और अमेरिकन कंपनी बोइंग एविएशन की तरफ से अपने बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया है। और दोस्तों इन दोनों एयरक्राफ्टों में से कौन से एयरक्राफ्ट को चुना जाएगा ये तो अब तक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन संभावनाएं सबसे अधिक राफेल एम एयरक्राफ्टों को लेके ही है। हालांकि दोस्तों राफेल एम एयरक्राफ्टों के संभावनाओं के खबर जितना बार खुल के आगे आया है उतना बार ही अमेरिका के तरफ से अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों के बेहतरीन होने का दावा कर दिया गया। और दोस्तों भारत के भी कई सारे मीडियाओं में उस दरमियान FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को लेकर काफी अधिक चर्चा भी किया गया और एक तरीके से ये भी दिखाने का प्रयास किया गया कि FA-18 सुपर हॉर्नेट नेवी के लिए परफेक्ट होगा। हालांकि दोस्तों अमेरिका के इतने प्रयासों के बावजूद अभी भी राफेल एम एयरक्राफ्टों को ही चुने जाने का संभावनाएं अधिक है। पर दोस्तों अमेरिका को जब विफलता का अंदाजा लग गया या अमेरिका को यह महसूस हो गया कि ये डील अमेरिका फ्रांस से नहीं छीन सकता, तब अमेरिका की तरफ से और एक बड़ा दाव चल दिया गया है। और दोस्तों ये दाव इतना भयंकर है कि फ्रांस के डैसॉल एविएशन के जो सपना है या फिर कहे तो भारत को एयरक्राफ्टों को बेचने का जो इरादा है उसे जहां पे एक तरफ चूर चूर कर सकता है तो वहीं पे अगर चूर चूर नहीं भी करता है तब भी फ्रांस की चिंता को काफी गुना बढ़ा देगा। हालांकि दोस्तों अमेरिका की तरफ से जो दाव चला गया है वो भारत के लिए काफी बेहतर है। बेसिकली दोस्तों हाल ही में ही इंडियन नेवी के चीफ मतलब एडमिरल आर हरिकुमार की तरफ से जब एबीपी न्यूज को एक इंटरव्यू दिया जा रहा था तब उनके तरफ से नेवी के द्वारा खरीदे जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया। बेसिकली उनका कहना था कि नेवी के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर जो टेक्निकल ट्रायल का अंजाम दिया गया था उनमें दोनों ही एयरक्राफ्ट मतलब डैसॉल एविएशन के राफेल एम और बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के द्वारा ट्रायल को कंप्लीट किया गया या फिर कहे तो सक्सेसफुली संपूर्ण किया गया। और दोनों ही एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के जो डेक बेस ऑपरेशन है उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए समर्थ है। और उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि इंडियन नेवी के फिलहाल जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है दोनों के लिए ही ये 2 एयरक्राफ्ट सुइटेबल है। अब दोस्तों यहाँ पे इस बात का सिंपल मतलब ये है कि टेक्निकल ट्रायल के बाद जो बोइंग कंपनी की तरफ से दावा किया गया था कि राफेल एम एयरक्राफ्टों के पास बोइंग के जैसे उस तरीके का क्षमता नहीं है और बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए परफेक्ट होगा, ये एक तरीके से झूठ साबित हो गया। मतलब इंडिया के द्वारा राफेल या FA-18 किसी को भी खरीदा जाए ये इंडिया की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है। पर वहीं पे नेवी के चीफ एडमिरल आर हरिकुमार की तरफ से संपूर्ण जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है और उनका कहना है कि अब नेवी के लिए कौन सा एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा ये डिसाइड करने का काम है गवर्नमेंट का, क्योंकि नेवी ने दोनों ही एयरक्राफ्टों को हाँ कह दिया है। अब दोस्तों इस बयान के बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अमेरिका के पैर के नीचे का जमीन खिसक गया है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के द्वारा ही एयरक्राफ्टों के डिसीजन लिया जाना है तो ऑब्वियसली जो देश भारत के सामने बेहतरीन ऑफर रखेगा और जिन एयरक्राफ्टों का कीमत कम होगा उन एयरक्राफ्टों को ही चुना जाएगा। और दोस्तों ऑलरेडी एयरफोर्स के पास 36 एयरक्राफ्ट होने के कारण डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों का संभावनाएं अब और बढ़ गया है। वहीं पे एडमिरल आर हरिकुमार की तरफ से ये भी एक्नॉलेज किया गया है कि जो इंडियन एयरफोर्स के पास डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट है वो एयरक्राफ्ट और इंडियन नेवी के लिए जो कंपनी के द्वारा राफेल एम एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है दोनों में स्पेयर पार्ट्स का काफी अधिक समानताएं है। इवन बताया तो ये भी जाता है कि दोनों में करीब करीब 70 से 80% तक स्पेयर पार्ट्स सेम है, जिससे कि दोस्तों एक तरीके से एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस और सर्विसेबिलिटी में काफी अधिक आसानी भी आएगा। पर दोस्तों इस घटना के बाद या फिर कहे तो एडमिरल आर हरिकुमार की तरफ से दिया गया बयान के बाद अमेरिका के सामने और एक दरवाजा खुल गया और ये दरवाजा है कि भारत के सामने फ्रांस के मुकाबले में अधिक बेहतर ऑफर रखा जाए, जिससे कि भारत फ्रांस के डैसॉल एविएशन के एयरक्राफ्टों की तरफ ना जाके बोइंग के एयरक्राफ्टों को ही परचेज करे। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो अमेरिका भारत के सामने बेहतरीन ऑफर रखने से हमेशा ही हिचकिचाता है और अमेरिका हमेशा ही अपने शर्तों के तहत डिफेंस डीलों को अंजाम देना चाहता है। पर जिस तरीके से फ्रांस के द्वारा भारत के सामने ऑफर रख के एक के बाद एक डील अमेरिका के हाथ से छीना जा रहा है, ये अमेरिका के टेंशन को बीते कुछ सालों में काफी बढ़ा चुका है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा भी लगातार एक के बाद एक टेंडरों को जारी करके अमेरिका को अपने शर्तों को आसान करने पे मजबूर भी किया गया है। अब दोस्तों खाली अगर ये 26 एयरक्राफ्टों का डील होता तो शायद अमेरिका के द्वारा भारत के सामने इतने बड़े ऑफर ना रखा जाता। इन 26 एयरक्राफ्टों के डील के अलावा अमेरिका के सामने एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर और जेट इंजनों के टेंडर जहां पे है वहीं पे हाल ही में एयरफोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को खरीदने का भी एक टेंडर जारी किया गया है। और इन सभी टेंडरों को अगर एकत्रित रूप में देखा जाए तो यहाँ पे नेवी के टेंडर में अगर फ्रांस को फायदा मिलता है तो फ्रांस के द्वारा आने वाले टेंडरों में भी आसानी के लिए अपने ऑफरों को और सहज बनाया जाएगा। पर दोस्तों अमेरिका की तरफ से अचानक चाल चलते हुए भारत के सामने फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाने का मदद का ऑफर रख दिया गया है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 मतलब INS विक्रांत के निर्माण के
बाद और भी एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण करने का इरादा रखता है। इवन दोस्तों भारत सुपर कैरियर तक को बनाना चाहता है ताकि इंडियन ओशन से चाइना को बाहर खदेड़ने के साथ साथ इंडियन ओशन के ऊपर भारत अपने पकड़ को मजबूत कर सके और चाइना जो भयंकर मंसूबे को लेकर इंडियन ओशन के अंदर आ रहा है उसे भी ध्वस्त किया जा सके। और दोस्तों ऐसे में अमेरिका के द्वारा भारत के सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर का ऑफर रख दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि ये दो इक्विपमेंट जो है ये एयरक्राफ्ट कैरियरों के स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है और दोस्तों ऐसे इक्विपमेंट अमेरिका के अलावा और कोई देश नहीं बनाता है। इवन फ्रांस के पास भी ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है और अमेरिका की ये जो टेक्नोलॉजी है ये भारत अपने भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियरों में भी इस्तेमाल करना चाहता है। फिलहाल तो दोस्तों ISC-1 एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद ISC-2 को भी स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियर के तहत ही बनाया जाए, लेकिन उसके बाद जब ISC-3 एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 3 को बनाया जाएगा तो ये बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर जैसे इक्विपमेंट भी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से ऐसे सिस्टमों का डेवलपमेंट तो किया जा रहा है, लेकिन ये काफी इनिशियल स्टेज में है और जल्द से जल्द अगर ऐसे सिस्टम चाहिए तो भारत को अमेरिका के कंपनी के साथ ज्वाइंटली काम करना आवश्यक होगा। अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक की तरफ से इस तरीके के सिस्टमों को बनाया जाता है और जनरल एटॉमिक 1 लाख टन वजनी फोर्थ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए ऐसे सिस्टमों को बनाया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि जनरल एटॉमिक की तरफ से यह भी बताया गया है कि छोटे एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए भी ऐसे सिस्टमों को कंपनी बना सकता है। मतलब भारत अगर 65,000 टन या 80,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण करता है तो उसके लिए भी जनरल एटॉमिक ऐसे सिस्टमों को बना सकता है और रिपोर्ट के मुताबिक इसे देखते हुए भारत जनरल एटॉमिक के साथ ऐसे सिस्टमों में कोलैबोरेशन भी करना चाहता है। अब दोस्तों इस तरीके के जो प्रस्ताव भारत के सामने है ये कुछ और नहीं बल्कि भारत को अपने एयरक्राफ्टों की तरफ लुभाने का अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्लान है। हालांकि दोस्तों इस प्लान के अंतर्गत नुकसान फ्रांस को होगा और फायदा भारत को होगा, क्योंकि अगर अमेरिका के द्वारा ऐसे इक्विपमेंटों के लिए भारत के सामने ये शर्त रखा दिया जाए कि भारत को F-18 जैसे एयरक्राफ्ट खरीदना पड़ेगा या फिर अमेरिका ये कहता है कि F-18 एयरक्राफ्ट खरीदने पे भारत के साथ मिलकर अमेरिका ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को बनाएगा, तो ऑब्वियसली नेवी के तरफ से अगर दोनों एयरक्राफ्टों को चुना गया है तो F-18 के तहत भी अगर गवर्नमेंट आगे बढ़ता है तब भी नेवी को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि बदले में फायदा होगा। और दूसरी तरफ दोस्तों देखा जाए तो फ्रांस के पास ऐसे टेक्नोलॉजी ना होने के कारण फ्रांस फिलहाल चाह के भी भारत के सामने अमेरिका के ऑफर के काउंटर में कोई ऑफर नहीं कर सकेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे फ्रांस के सामने भी एक बेहतरीन रास्ता है और वो है एयरफोर्स के कुछ टेंडरों में फ्रांस की तरफ से किए गए ऑफर को और आसान करना। अब दोस्तों एयरफोर्स के जो मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसके टेंडर में तो फ्रांस के एयरबस कंपनी अपने एयरक्राफ्टों को लेके आगे नहीं आ सकता, क्योंकि एयरबस F400M टेंडर के रिक्वायरमेंट के मुकाबले में वजन में भारी है, जबकि C295 टेंडर के रिक्वायरमेंट में वजन में हल्का है। पर डैसॉल एविएशन के सामने 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को आसान करते हुए भारत के सामने अगर बड़ा प्रस्ताव रखा जाए, इवन अगर एयरक्राफ्टों के इंजनों के डेवलपमेंट को लेके भारत के सामने प्रस्ताव रखा जाए और ये कहा जाए कि अगर भारत के द्वारा राफेल M को चुना जाता है तो इंजनों के डेवलपमेंट को लेके भारत के सामने कोर के टेक्नोलॉजी का ऑफर किया जाएगा या फिर फ्यूचरिस्टिक इंजनों के टेक्नोलॉजी का ऑफर किया जाएगा, तो यहाँ पे डैसॉल एविएशन भी बोइंग को काट सकेगा। पर दोस्तों अगर इंजनों के टेंडर को देखा जाए तो यहाँ पे अमेरिका की तरफ से भी जोरदार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में फिलहाल अमेरिका काफी कमजोर है, क्योंकि F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्टों को विड्रॉल करने का जहाँ पे खबर आ रहा है तो वहीं पे F-15EX और F-21 जैसे एयरक्राफ्ट ही टेंडर में बचेगा, जिनमें कि F-21 जैसे एयरक्राफ्टों के चुने जाने का संभावना ना के बराबर है। तो वहीं पे दूसरी तरफ F-15EX एयरक्राफ्टों को तो अमेरिका के एयरफोर्स की तरफ से ही खरीदने से अब मना किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है कि नेवी के टेंडर को जीतने के लिए ही क्या अमेरिका की तरफ से ऐसे बड़ा प्रस्ताव को रखा जा रहा है, और दोस्तों अमेरिका के इन प्रस्तावों से क्या नेवी के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के खरीदने की संभावनाएं बढ़ेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।